ब्रेकडाउन वाली कहानी चल रही है, ये वाली है ना। अगर हम बात करें ये वाली जो कहानी चल रही है वो कहाँ पे चल रही है, ये कहानी चल रही है हमारी स्प्लीन में। कहाँ पे चल रही है, हमारी स्प्लीन में। ये आपको याद रखना है स्पेशली, ठीक है, स्प्लीन में चल रही है। अच्छा, स्प्लीन में ही क्यों चलती है, ये भी एक डाउट होता है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म के बारे में कि बिलिरुबिन का कैटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, देन उसका एनाबॉलिज्म कहाँ होता है, क्या क्या इसके सब टाइप्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कब इसकी इनसोल्युबल फॉर्म सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कब बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन होता है, कहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है, क्या क्या इनकी नॉर्मल रेंज होती है, यूरिन में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हमारे स्टूल में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ऑल ओवर बिलिरुबिन के बारे में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी की एक इंटरनल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और ये दो सब प्रोसेस से मिलकर बनी होती है। वो कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी कैटाबॉलिज्म एंड अनदर वन होती है हमारी एनाबॉलिज्म। दो प्रोसेस से मिलकर हमारा मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है। तो कैटाबॉलिज्म क्या होती है, कैटाबॉलिज्म तो किसी भी प्रोडक्ट का, किसी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना या उसका डैमेज होना अनदर प्रोडक्ट के अंदर, क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म क्या कहलाता है, किसी प्रोडक्ट का सिंथेसिस होना फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट, या किसी प्रोडक्ट का हम बात करेंगे फॉर्मेशन होना या बिल्डअप होना, ग्रो अप करना, क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म। तो दोनों प्रोसेस मिल के हमारी बॉडी में एक एक्टिविटी कंप्लीट करती है और उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट की बॉडी में किसकी जरूरत है, कैटाबॉलिज्म की जरूरत है, एनाबॉलिज्म की जरूरत है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म वो रोल प्ले करता है। नाउ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म के बारे। तो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म दैट मीन्स कि बिलिरुबिन बनता कहाँ से है। अगर हम बात करें कि बिलिरुबिन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो जो हमारी ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स में भी स्पेशली जो रेड ब्लड सेल्स होती है जिसे एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, तो उसकी लाइफ स्पान एक लिमिटेड डेज तक होती है। और लिमिटेड डेज कंप्लीट करने के बाद, लाइफ स्पान हम बात करें या हम एज की बात करें, दोनों एक ही होती है, तो वो 120 डेज बाद कंप्लीट होने के बाद डैमेज होने लगती है, हमारी आरबीसी ब्रेकडाउन होती है। तो देखो सेल है, सेल ब्रेकडाउन होगी, तो सेल ब्रेकडाउन होती है तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट वहाँ पे बनेगा एंड प्रोडक्ट के रूप में। तो जब आरबीसी ब्रेकडाउन होती है तो उसके एंड प्रोडक्ट के रूप में एक बिलीवर्डिन नाम का पिगमेंट वहाँ से निकल के आता है। और बिलीवर्डिन किसी एंजाइम की उपस्थिति में बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है हमारी स्प्लीन के अंदर। तो वहाँ से बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। कहाँ से, हमारे आरबीसी के ब्रेकडाउन होने की वजह से, या हम बात करें कि आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है और उसका एंड प्रोडक्ट बनता है, वहाँ से हमारा बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है। नाउ ये कैसे होता है, कहाँ पर होता है, ऑल ओवर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारी आरबीसी होती है जिसको हम अनदर नाम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट मीन्स सेल। तो रेड सेल, और रेड सेल हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। नाउ इसकी मैंने बताया है कि 120 डेज इसकी लाइफ स्पान होती है, ये भी आपको याद रखना। लाइफ स्पान बोले या इसकी जो एज है वो बोले, दोनों एक ही है, 120 डेज होती है हमारी आरबीसी की। तो आरबीसी किससे मिलके बने होते हैं, आरबीसी सेल है तो इसमें कुछ ना कुछ कंपोजिशन होगा, कुछ ना कुछ इसका कंपोनेंट होगा। तो आरबीसी का कंपोनेंट क्या होता है, तो आरबीसी हमारी हीमोग्लोबिन से मिलके बनी होती है, ये आपको स्पेशली याद रखना है। हीमोग्लोबिन से मिलके हमारी आरबीसी बनी होती है। यहाँ हम बात करें कि हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है स्पेशल टाइप का, जो कि हमारे आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसकी प्रेजेंस की वजह से हमारे आरबीसी का जो कलर होता है वो रेडिश देखने को मिलता है। और स्पेशली बात करें हीमोग्लोबिन में, तो हीमोग्लोबिन में हीम पिगमेंट अलग होता है, और हीम के अंदर भी अगर हम डिटेल से जाए तो वहाँ पे आयरन प्रेजेंट होता है, फेरस प्रेजेंट होता है, उसकी प्रेजेंस की वजह से हमारे आरबीसी का रेड कलर देखने को मिलता है। नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आरबीसी की 120 डेज लाइफ स्पान हो गई, एज हो गई, इसके बाद में वो डैमेज होगी। डैमेज होगी दैट मीन्स कि क्या, ब्रेकडाउन होगा इसका। अब आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो जो आरबीसी के अंदर प्रोडक्ट है उसका भी ब्रेकडाउन होगा, वो भी डैमेज होगा। तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट है, हमारा हीमोग्लोबिन है। देखो वैसे तो मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन हमारे एक आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे एक हीमोग्लोबिन होता है तो वो हमारी टोटल 4 चेन से मिलके बना होता है, और वो 4 चेन कौन कौन सी होती है, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। 4 चेन से मिलके हमारा एक हीमोग्लोबिन बनता है, और वही 4 चेन की वजह से क्या होता है कि 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल वो कैरी आउट करता है, कौन, हमारा हीमोग्लोबिन, है ना। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी आउट करता है, क्योंकि 4 उसमें चेन प्रेजेंट होती है। अभी हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तब और डिटेल से देखेंगे, ठीक है। और वही अगर बात करें तो अडल्ट में HbA टाइप का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, छोटे बच्चों में HbF टाइप का प्रेजेंट होता है, और अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम HbS बोलते हैं। ये भी हम डिटेल्स की बातें हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम हीमोग्लोबिन आए तो थोड़ा बहुत देख लिए। नाउ अब आरबीसी डैमेज हो रही, दैट मीन्स कि हीमोग्लोबिन डैमेज हो रहा है। हीमोग्लोबिन डैमेज होकर 2 प्रोडक्ट में सेपरेट होता है, वो कौन कौन से है, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम प्लस एक प्रोडक्ट तो क्या है, हिम बना ब्रेकडाउन होने के बाद, और सेकंड क्या बना हमारा, ग्लोबिन।
देखो हिम एक अलग से पिगमेंट है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करें, उससे पहले हम ग्लोबिन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन जैसे एल्बुमिन होता है वैसे एक प्रोटीन होता है। तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन किस में वापस से डिसएसोसिएट हो जाएगा? अमाइनो एसिड्स में। देखो बहुत सारे अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा बाइंड होकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, एक प्रोडक्ट का सिंथेसिस करते हैं जिसे हम प्रोटीन बोलते हैं। और जब ये प्रोटीन वापस से ब्रेक डाउन होगा तो क्या निकलेगी वहाँ से? अमाइनो एसिड। सिंपल बात है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि जैसे ग्लोबिन है, ग्लोबिन का अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें कि ये ब्रेक डाउन होगा तो अमाइनो एसिड बनेंगे और बहुत सारे अमाइनो एसिड सिंथेसिस होकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन। तो अगर इसका अपोजिट काम करेगा तो ग्लोबिन बन जाएगा, है ना, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा ग्लोबिन का किस में? अमाइनो एसिड में। और अमाइनो एसिड फर्दर किस में रोल प्ले कर लेंगे? हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले कर देंगे। तो इसकी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है कि ये वहाँ पे रोल प्ले करेगा ग्लोबिन। नाउ अब क्या रहा हमारे सामने? हिम रहा। हीमोग्लोबिन का एक पार्ट तो हो गया, देख लिया हमने कि कहाँ गया वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और सेकंड क्या है हमारे सामने? हिम। तो अब हिम का क्या ना, तो हिम एक रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है हमारे जो आरबीसी होती है उसमें, या हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन तो रिंग टाइप के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। और जो रिंग की जो आउटर कवरिंग होती है हमारे रिंग की, वो एक अलग प्रोडक्ट से बनती है और जो उसका इनर पोर्शन होता है वो अलग प्रोडक्ट से बनता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड होता है। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जहाँ बाइंड होता है वहाँ पे आयरन प्रेजेंट होता है। और आयरन की कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है ये भी आपको याद रखना। तो वहाँ पे आयरन की फेरस फॉर्म प्रेजेंट होती है जहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड होता है जब ऑक्सीजन कैरी आउट करती है हमारी आरबीसी। नाउ और सेकंड जो पेरिफेरल रिंग बनती है हमारी हिम की, वो बनती है हमारा बिलीवर्डिन के द्वारा। कौन से प्रोडक्ट के द्वारा? बिलीवर्डिन के द्वारा। नाउ बिलीवर्डिन, क्योंकि हमारा हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो बिलीवर्डिन को डिस्कस करने से पहले एक बार हम फेरस के बारे में देख लेते हैं कि इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये कहाँ जाता है। तो फेरस यहाँ पे ब्रेकडाउन जो रिंग है वो रिंग टूट गई है। रिंग टूटने के बाद जो फेरस है वो हमारा क्या हो गया? अलग हो गया। नाउ अब यह क्या होगा कि ये यहाँ से कुछ अमाउंट में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, है ना, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा, या हम बात करें रिब्जो हो जाएगा। और ट्रांसफेरिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए ये कहाँ जाएगा? हमारा बोन मेरो के पास कुछ अमाउंट, नॉट कंप्लीट अमाउंट, है ना, बोन मेरो के पास आएगा। और वहाँ किस में रोल प्ले करेगा? ये इरिथ्रोपोइसिस में रोल प्ले करेगा, जो हमारा क्या है? ट्रांसपोर्टेबल वाला आयरन है वो। अब इरिथ्रोपोइसिस क्या है? ये एक और टर्मिनोलॉजी आ गया यहाँ पे। तो इरिथ्रो वर्ड वही आ गया हमारा रेड सेल के लिए। और पोइसिस मीन्स क्या हो गया? फॉर्मेशन। दैट मीन्स क्या कि रेड सेल का फॉर्मेशन। रेड सेल कौन सी है? रेड ब्लड सेल, आरबीसी। तो आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। ये टर्मिनोलॉजी भी याद रखना। तो कुछ अमाउंट ऑफ आयरन कहाँ पे यूज होती है? इरिथ्रोपोइसिस में, आरबीसी के फॉर्मेशन में। क्लियर है? कुछ अमाउंट है हमारे आयरन की, वो हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, वाइटल्स ऑर्गन, स्पेशली हम बात करें लीवर, तो लीवर में वो स्टोर हो जाता। तो वहाँ पे किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो फेरिटिन फॉर्म में। फेरिटिन फॉर्म में वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है? हमारे लीवर के अंदर, या हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन में स्टोर हो जाता है आयरन। तो ये आयरन की कहानी खत्म, है ना। कुछ अमाउंट में तो वो ट्रांसफर होता हुआ, ट्रांसफेरिड फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होता हुआ कहाँ चला जाएगा? हमारा बोन मेरो के पास, और वहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस में रोल प्ले करेगा। और कुछ अमाउंट में वो फेरिटिन के रूप में स्टोर हो जाएगा हमारी बॉडी में, बॉडी के ऑर्गन में। क्लियर? नाउ ग्लोबिन की कहानी खत्म हो गई, फेरस की कहानी खत्म। अब हमारा जो मेन प्रोडक्ट है जहाँ से हमें बिलीरुबिन निकालना है, बिलीरुबिन का कैटाबॉलिज्म करना है या एनाबॉलिज्म करना है वहाँ से, तो वो है हमारा बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीवर्डिन। नाउ अब ये बिलीवर्डिन है, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहीं से बिलीरुबिन हमारा निकल के आएगा। तो बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, और उस एंजाइम का नाम होता है बिलीवर्डिन रिडक्टेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये कहाँ कन्वर्ट होता है? तो ये जो भी कहानी चल रही है, जैसे ये तो ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा हमारे सेल्स, हमारे बॉडी के अदर पार्ट में, और ये ब्लड के थ्रू आ गया। लेकिन जो ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आने से पहले जो ये ब्रेकडाउन वाली कहानी चल रही है, ये वाली, है ना, अगर हम बात करें ये वाली जो कहानी चल रही है वो कहाँ पर चल रही है? ये कहानी चल रही है हमारी स्प्लीन में। कहाँ पे चल रही है? हमारी स्प्लीन में। ये आपको याद रखना है स्पेशली। ठीक है, स्प्लीन में चल रही है। अच्छा, स्प्लीन में ही क्यों चलती है? ये भी एक डाउट होता है ना, स्प्लीन में ही क्यों चलती है? तो स्प्लीन में चलती है बिकॉज ऑफ स्प्लीन की जो साइनोसोइड्स होती है, साइनोसोइड्स क्या होती है? वहाँ पे एक ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक केविटी नुमा स्ट्रक्चर होती है, जहाँ से हमारी जो आर्टरियोल हो वो ट्रेवल करती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर ट्रेवल करता है। तो एक माइनर डायमीटर वाली वहाँ पे एक ट्यूब्यूल्स होती है, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होती है, नॉट वन।
तो वो से ट्यूब्यूल्स होती है, वहाँ से ब्लड हमारा ट्रेवल करता। अब जब हमारी जो आरबीसी होती है वो अडल्ट होती है, अडल्ट मीन्स दैट मीन्स कि लेस देन 120 डेज वाली होती है, तो वो तो वहाँ फ्लेक्सिबल होकर ट्रेवल करके आगे निकल जाती है। लेकिन जो ओल्ड आरबीसी हो जाती है अराउंड 120 डेज वाली, वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती कुछ करेक्टरिस्टिक की वजह से, या हम बात करें कुछ प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है उसकी वजह से, तो वो वहाँ पे स्टक हो जाती है। कहाँ पे? साइनोसॉइड्स में। और कुछ की साइनोसॉइड्स में, स्प्लेन की साइनोसॉइड्स में क्या होती है, वो स्टक हो जाती है। और स्टक होने के बाद में स्प्लेन की जो मैक्रोफेजेस होती है, फेगोसाइटोसिस होती है वहाँ की, जो फेगोसाइट्स होती है, स्पेशली हम बात करें जो मोनोसाइट्स होती है स्प्लेन की, वो वहाँ पे एक्टिव होकर फेगोसाइटिस का रोल प्ले करती है, और फेगोसाइटिस करके उनको क्या करती है? डैमेज करती है। और डैमेज होने के बाद में फिर ये सारी कहानी बनती है वहाँ पर, है ना। तो ये स्प्लेन में डैमेज होता है। अब स्प्लेन में क्या होता है उसकी कहानी मैंने आपको बता दी है कि वहाँ पे साइनोसोर्स नाम की जो ट्यूब्यूल्स होती है वो माइनर डायमीटर वाली प्रेजेंट होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है हमारे आरबीसी का, जब वो 120 डेज अराउंड की हो जाती है। ये कहानी है। इसी वजह से स्प्लेन को क्या बोला जाता है? एक और टर्म आती है आपका, स्पेशल कंसेप्ट आता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। ग्रेवयार्ड मीन्स होता है कब्रिस्तान। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? स्प्लेन को। क्यों बोलते हैं? वो रीजन मैंने आपको बता दिया भाई। इसी को क्यों बोलते हैं? लीवर को क्यों नहीं बोलते? किडनी को क्यों नहीं बोलते? हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, उनको ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी क्यों नहीं बोलते? स्प्लेन को ही क्यों बोलते? तो उसका मैंने आपको रीजन बता दिया कि वहाँ पे क्या होती है? साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होती है, और वहाँ पे मैक्रोफेजेस आके फेगोसाइटोसिस का रोल प्ले करती है, और वहाँ पे आरबीसी का ब्रेकडाउन करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। किसे? स्प्लेन को। क्लियर है? तो ये कहानी हमारी कहाँ चल रही है अभी? स्प्लेन में। नाउ अब ये बिलिरुबिन बन गया। अभी ये बिलिरुबिन बना है जो बिलिवर्डिन से, बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो बिलिरुबिन अभी हमारा स्प्लेन के अंदर ही प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ से इसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आना पड़ेगा, लिवर के पास आना पड़ेगा, हमारे बाइल में घुलनशील होना पड़ेगा, वहाँ से होते हुए हमारे ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आना पड़ेगा, है ना। रोल तो वही है इसका। तो यहाँ से ये हमारे लिवर के पास आएगा। लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट आता है। मैं यहाँ पे लिवर का डायग्राम बना देता हूँ पहले, जैसे हमारे ये लिवर का डायग्राम हो, यहाँ से इसको लिवर के पास आना, लेकिन ये आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? ऐसा क्या रीज़न है? तो नहीं आ पाएगा बिकॉज ऑफ कि अभी जो ये बिलिरुबिन बना है वो किस टाइप का है हमारा? अभी जो बिलिरुबिन बना है वो इनसोल्यूबल बिलिरुबिन है, या हम बात करें कि वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, या इसी को हम अनदर नाम देते इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है। ठीक है। अब एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि कॉन्जुगेटेड क्यों, अनकॉन्जुगेटेड क्यों बोला, इनडायरेक्ट क्यों बोला, इनसोल्यूबल क्यों बोला? क्योंकि ये घुलनशील नहीं है हमारे ब्लड के अंदर, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है। अभी घुलनशील कब होगा? जब ये अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म से कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो जाए किसी एंजाइम की वजह से। वो एंजाइम कौन सा, वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो बिलिरुबिन को यहाँ से यहाँ ट्रेवल करवाने के लिए किसी न किसी कंपोनेंट की जरूरत है, किसी की हेल्प की जरूरत है एज ए ट्रांसपोर्टर, क्योंकि अभी ये घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पे एज ए ट्रांसपोर्टर हमारा एल्बुमिन भैया यहाँ पे आते हैं, एल्बुमिन जी। और एल्बुमिन यहाँ पे इसके साथ ऐड होके क्या करते हैं? इसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं फ्रॉम स्प्लीन टू लीवर थ्रू द सर्कुलेशन। अब हमारा बिलिरुबिन यहाँ पे आ गया। अभी ये आया है तो किस फॉर्म में है? ये इनसोल्यूबल फॉर्म में है अभी भी। ठीक है। तो लीवर के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है, उस स्पेशल एंजाइम का नाम होता है ग्लूकोरोनिक एसिड। ग्लूकोरोनिक एसिड इस एंजाइम के साथ एक कॉन्जुगेट हो गया, या कॉन्जुगेशन की प्रोसेस करके इनसोल्यूबल बिलिरुबिन से सोल्यूबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। या हम बात करें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से, अभी ये अनकॉन्जुगेटेड था, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में फॉर्मेशन हो जाता है। दैट मीन्स क्या कि बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन की प्रोसेस कहाँ पे चलती है? बिलिरुबिन में। और किसकी वजह से होती है? तो वो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ग्लूकोरोनिक एसिड। तो यहाँ से ये कॉन्जुगेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब यहाँ से जो बिलिरुबिन बनेगा इसके अटैच होने के बाद, ग्लूकोरोनिक एसिड के अटैच होने के बाद जो यहाँ पे बिलिरुबिन निकलेगा हमारा, ये नेक्स्ट जो बाहर की तरफ निकला वो कौन सा होगा? हमारा कॉन्जुगेटेड, क्योंकि कॉन्जुगेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। सोल्यूबल होगा क्योंकि अच्छे से कॉन्जुगेशन हो गया। अभी ये जो हमारा बाइल है उसमें सोल्यूबल है, सॉल्व हो सकता है वहाँ पे, है ना, जो वाटरी कंपोनेंट होता है उसमें। और ये कौन सा होगा नेक्स्ट हमारा? डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं? जब लीवर से जो बिलिरुबिन निकलता है हमारे बाइल के अंदर, जो कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू हमारे जो बाइल में निकलता है, फिर वहाँ से वो गोल ब्लैडर में जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ स्टोर होती है, फिर वो कोमल बाइल डक्ट के थ्रू होता है हमारे इंटेस्टाइन की तरफ पहुँचता। तो जब बाइल में बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है वो डायरेक्ट क्यों बोला? कि वो लीवर से आ रहा है ना। जो लीवर से फॉर्म निकलती है बिलिरुबिन को उसको डायरेक्ट बोलते हैं। दैट मीन्स क्या कि पोस्ट हिपेटिक बिलिरुबिन हो गया,
है ना। और जो प्री हिपेटिक बिलिरुबिन होगा, कि हिपेटिक लीवर से पहले की जो फेज वाला बिलिरुबिन होता है उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो स्प्लीन से आता है। तो कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जो बिलिरुबिन हमारे लीवर से बाहर की तरफ आता है, या हम लीवर से सीक्रेट होता है हम बोल सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन। और जो प्री हिपेटिक फेज में होता है, स्प्लीन से आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। तो एक तीनों कंसेप्ट आपको याद रखना है कि कौन कौन से, इनसोल्यूबल किसको बोलते हैं, अनकॉन्जुगेटेड किसको बोलते हैं, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन किसको बोलते हैं, तीनों। और कॉन्जुगेटेड क्यों बोलते हैं, किसे बोलते हैं, सोल्यूबल क्यों बोलते हैं, और डायरेक्ट किसे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, क्या क्या रीज़न होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद, तीन अनदर नेम इसके याद रखना बिलिरुबिन के। क्लियर है यहाँ से नाउ। अब ये जो सोल्यूबल बिलिरुबिन है यहाँ से हमारा लीवर से बाहर आ गया, किसके थ्रू, कॉमन हिपेटिक डक्ट के थ्रू होता है गोल ब्लैडर में, देन कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू होता है हमारा, कहाँ पहुँच गया, ये ड्यूडेनम में पहुँच गया, या हम बात करें कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पहुँच गया। यहाँ पे क्या पहुँच गया, हमारा बिलिरुबिन, ठीक है। ये हमारा बिलिरुबिन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया, ठीक है। अब भी ये किस फॉर्म में है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद यहाँ पे क्या होते हैं कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं, हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा होते हैं, जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हम जिसे बोलते हैं, हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। वो क्या करते हैं, इस बिलिरुबिन को, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, सोल्यूबल बिलिरुबिन को, इस बिलिरुबिन को एक अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो फॉर्म होती है यूरोबिलिनोजन। एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, कौन, हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपको याद है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, कहाँ पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ अब बिलिरुबिन किस फॉर्म में आ गया, हमारा यूरोबिलिन में। अब यूरोबिलिन क्या करता है, यूरोबिलिन यहाँ से कुछ अमाउंट में तो ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में रीअब्जॉर्ब हो जाता है ना, कुछ अमाउंट में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और कुछ अमाउंट इसके यहीं पे रहता है। तो जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में रीअब्जॉर्ब होता है उसका क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो इसकी कुछ अमाउंट है वो तो लीवर के पास चली जाती है, जो रीअब्जॉर्ब हुआ यूरोबिलिनोजन वाली फॉर्म, वो कुछ अमाउंट में तो हमारे लीवर के पास चली जाती है, और कुछ अमाउंट इसकी हमारी कहाँ चली जाती है, किडनी के पास चली जाती है, किसकी, यूरोबिलिनोजन की। ये हमारा रीनल है, ठीक है, इसके पास चली जाती है, कौन सी फॉर्म, हमारी यूरोबिलिन। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म पहुँची है, यूरोबिलिनोजन, कौन सी फॉर्म, यूरोबिलिनोजन, ठीक है, किडनी में। अब यहाँ से इसको बाहर निकालना, तो ये फिर यहाँ से फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होके, यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो ऑक्सीडाइज्ड होके ये किस में कन्वर्ट होता है, हमारा यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है, यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस फॉर्म में ये होता हुआ किसके, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि यूरिन में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यूरोबिलिन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किडनी के पास तो यूरोबिलिनोजन फॉर्म में आता है, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता, और उस फॉर्म में फिर वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता, और इसकी वजह से हमारे यूरिन का कलर जो येलोइश देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कहानी तो हो गई। नाउ जो कुछ रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ पे यूरोबिलिनोजन का, कहाँ पे, हमारे इंटेस्टाइन में, है ना, तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होता है। ये जो कुछ अमाउंट है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ, वैसे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है। तो जैसे ये यूरोबिलिनोजन है हमारे इंटेस्टाइन में, ये फिर फर्दर यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो गई, ये फर्दर एक फॉर्म बना लेगा, और उस फॉर्म का नाम होता है स्टेरकोबिलिन। स्टेरकोबिलिन जो वह फॉर्म है जो हमारे स्टूल में प्रेजेंट होता है, या हम बात करें हमारे फिशेस में प्रेजेंट होता है ना, ये आपको याद रखना। मैं इसे एक हाइलाइटर मार्कर से लिख देता हूँ, स्टेरकोबिलिन, ठीक है। तो स्टेरकोबिलिन बिलिरुबिन के वह फॉर्म होता है जिसमें ये स्टूल में प्रेजेंट होता है, और यूरोबिलिन बिलिरुबिन की वह फॉर्म होती है जिस फॉर्म में वो यूरिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यूरिन में यूरोबिलिनोजन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और स्टूल में स्टेरकोबिलिनोजन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कौन, हमारा बिलिरुबिन। तो यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, इसकी वजह से हमारे जो स्टूल का कलर होता है वो ब्राउनिश देखने को मिलता है, और इसकी वजह से जो हमारा यूरिन का कलर है वो येलोइश देखने को मिलता है, यूरोबिलिन प्रेजेंट होने की वजह से। तो ये ऑल ओवर कहानी होगी हमारे बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। नाउ यहाँ पे इसके कुछ लेवल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या क्या लेवल। तो टोटल बिलिरुबिन का लेवल हमारी बॉडी में कितना होता है, अगर मैं यहाँ पर एक मेंशन कर दूँ, टोटल बिलिरुबिन का लेवल होता है हमारी बॉडी में 0 to 1.2 mg पर DL बोले, यहाँ पर 100 ml बोलो, बात ही की है। नाउ इसमें से सेपरेट क्यों है, तो टोटल हो गया। टोटल मीन्स क्या कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट,
सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड, दोनों मिला के, है ना, दोनों फॉर्म मिला के। लेकिन सेपरेट अगर हम बात करें तो हमें जैसे कि इनडायरेक्ट की पहले बात करें, इनडायरेक्ट का लेवल होता है हमारी बॉडी में 0 to 0.9 mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जो डायरेक्ट वाली फॉर्म होती है जो लीवर के थ्रू निकलती है वो होती है हमारी 0.03 mg पर डेसीलीटर। तो ये नॉर्मल वैल्यू भी आपको याद रखना। अच्छा, यहाँ पे भी कंसेप्ट है कि जो हमारे इनडायरेक्ट वाला बिलिरुबिन है वो मोर देन होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन तो जो डैमेज है वो तो कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। दैट मीन्स कि कच्चा माल तो कंटिन्यू बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट कौन करता है? लीवर। पक्के माल मीन्स कन्वर्ट करना मीन्स कि कॉन्जुगेशन कौन करता है? भाई कॉन्जुगेट होगा उसके बाद ही डायरेक्ट बिलिरुबिन बनेगा, है ना। तो जितना बन रहा है उसका कंप्लीट का तो कंजुगेशन नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि बन तो बहुत रहा लेकिन कंजुगेशन थोड़ी सी अमाउंट का हो रहा है। तो बन बहुत रहा, वो कौन सा बन रहा है? इनडायरेक्ट बन रहा है, इसलिए इसका लेवल ज़्यादा है, लेकिन कंजुगेशन थोड़ी सी फॉर्म का हो रहा है इसलिए इसका लेवल कम है। डायरेक्ट का 0.03 ही है ना। तो ये भी आपको याद रखना, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल डायरेक्ट बिलिरुबिन से ज़्यादा होता होने के पीछे रीज़न क्या वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ अब जब हम डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं, जॉन्डिस पढ़ते हैं, तो जॉन्डिस के डिफरेंट टाइप्स बनते हैं, डिफरेंट कॉजेज बनते हैं, और अलग अलग जॉन्डिस के कोज में या हम बात करें अलग अलग उस टाइप्स में अलग अलग टाइप का बिलिरुबिन बॉडी में बढ़ता है ना। जैसे यहीं पे कंसेप्ट क्लियर कर ले थोड़ा सा, जो हिपेटिक जॉन्डिस बनता है उसमें तो जो हिपेटिक के अंदर प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से, जो प्री हिपेटिक फेज होती है तो उसमें यहाँ स्प्लीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, आरबीसी के अंदर हिमोलाइटिक रिएक्शन होगी, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी होगी, आरएचएन कंपैटिबिलिटी होगी, जिसकी वजह से आरबीसी ज़्यादा डैमेज होती है, उसकी वजह से बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ता है। तो प्री हिपेटिक फेज में तो कौन सा बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ता है? इनडायरेक्ट वाला, इनसोल्यूबल वाला, अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म ज़्यादा बढ़ती है। वही अगर हम बात करें कि दूसरी फॉर्म की, जब प्रॉब्लम पोस्ट हिपेटिक फेज में, पोस्ट हिपेटिक फेज में कोई ब्लॉकेज आ गया, कोई वहाँ पे स्टोन हो गए, ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पे कौन सी फॉर्म बढ़ती है? डायरेक्ट फॉर्म बढ़ती है, सोल्यूबल फॉर्म बढ़ती है ना। वो हम डिटेल से पैथोलॉजिकल में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट आपको यही याद रखना, यही सारी डिजीज कंडीशन में, ट्रीटमेंट में जहाँ भी हम यूज़ करते हैं यही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, यही चीज़ें देखते हैं डायग्नोसिस में कि कौन सा लेवल बढ़ा, डायरेक्ट का बढ़ा हुआ या इनडायरेक्ट का बढ़ा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना, रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करके, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कंसेप्ट क्लियर करके आपको पढ़ना है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और एक इजी वे में आपका जो पढ़ने का तरीका वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार आपको स्टडी करते रहना। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। किसी प्रकार का डाउट कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।